सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शायद चेयर्स कम पड़ गई क्योंकि बहुत सारे साथी खड़े हैं। जितनी अपेक्षा हमारे कार्यक्रम के आयोजक साथियों ने की थी, शायद उनकी अपेक्षा से ज्यादा लोग आ गए, इसलिए बहुत सारे लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। मैं उन सभी संगठनों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। AKSC, IBC, IBO, भीम इंटरनेशनल, AIC और IAMC के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जो संचालक महोदय यहां संचालन कर रहे थे और उन सभी बच्चियों का, नौजवान साथियों का जिन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम यहां प्रस्तुत किए। मैं उनको वहां बैठ के देख रहा था तो मुझे दिल में बड़ी खुशी हो रही थी उनके कार्यक्रमों को देख के। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये दिन हम सबके लिए, प्रदेश उसके एक छोटे से गांव नगर के बारे में तो जितना हम लोग कहेंगे वो थोड़ा है। और मुझसे पहले भी बहुत सारे साथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात रखी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, मेरी मां वो हाउसवाइफ थी। जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर यंग जनरेशन उनको पढ़े, जानने का प्रयास करे तो शायद आपको लगेगा कि क्या वो दुनिया और उनकी जो राइटिंग स्पीच है या उनकी जो बायोग्राफी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या ये सत्य हो सकता है कि इतना भी भेदभाव हो कि सिर्फ जाति के आधार पे एक बच्चे से उसके सपने, उसका सम्मान का अधिकार और उसका तरक्की का अधिकार जो है वो छीन लिया जाए और अपमानित करके, तिरस्कार करके गेट के कोने पे या गेट के बाहर उसको बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए। जब हम आधुनिक भारत में भी उसको सोचते हैं तो ये लगता है कि हम लोग उससे कितने आगे बढ़ पाए। कभी कभी लगता है कि उनकी टीचिंग बहुत कम लोगों तक सीमित हो गई, लेकिन कभी कभी सूट बूट में बैठे आप सब लोगों को देख के लगता है कि उनकी टीचिंग दुनिया तक पहुंच गई। उनके योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में उन परेशानियों को झेला है जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में पढ़ते हैं, चाहे वो
जाति के आधार पर भेदभाव हो या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर होने का दर्द, क्योंकि गरीबी भी खुद में एक अपराध। बहुत सारे सपने इसी वजह से पूरे नहीं हो पाए कि हमारी फैमिली उन सपनों के खर्च को पूरा नहीं कर पाई। और ये मैं अकेला नहीं हूं। जब कभी हमारे नौजवान बच्चों को अपने माता पिता से बात करने का मौका मिलेगा तो उनको जानने का अवसर मिलेगा कि ये 99% लोगों की स्टोरी है, जो यहां आगे बढ़ के बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी भी स्टोरी लगभग बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि हमें समय से सीख लेनी चाहिए, और जब हम समय से सीख लेते हैं तो फिर समय की रफ्तार को रोककर हम लोग तरक्की की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा चंद्रशेखर, 12th तक की पढ़ाई होने के बाद उत्तराखंड एक बड़ी शानदार जगह है हमारे यहां, मैंने वहां ग्रेजुएशन की है देहरादून में। वहीं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, वहीं मेरी लॉ हुई। और अक्सर मैं अपने इंटरव्यू में इस बात की चर्चा करता हूं कि समय आदमी को कहां से कहां ले आता है। मेरे फादर ने तय किया था कि मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना है। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन शायद समय कोई मंजूर नहीं था। जिस समय ये बात पूरी होने का समय आया, तभी मेरे पिताजी बीमार हो गए। और एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरह का जो है बीमारी में सरवाइव करती है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे सपने तो गए ही, लेकिन पैसे की कमी के कारण मैं अपने फादर को भी नहीं बचा पाया। यहां समानता है, यहां आदमी के जीवन की वैल्यू है, लेकिन जहां मैं जन्मा हूं वो मेरा देश है, उसमें अभी भी आदमी की जीवन की कोई वैल्यू नहीं। जिस दिन मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए, उसी दिन मैंने तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा किसी की जान ऐसे ना जाए। तो आज के बाद हम लोग अपने लिए नहीं जिएंगे, हम लोग उन गरीबों के, किसी कमजोरों के, उन परेशान लोगों के लिए जिएंगे जो सोच के बैठे हैं कि कभी उनकी जिंदगी में भी उजाला आएगा। ये दिन था 12 जनवरी 2013 और आज हम लोग हैं यहां के अकॉर्डिंग 12 अप्रैल 2025। लगभग 13 साल हो गए। इस 13 साल में बहुत कुछ बदला। जब मैं 13वें साल के आखिरी में हूं तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। लेकिन जब मैं इन 13 साल की जर्नी के फर्स्ट दिन में था तो मेरा हाथ पकड़ने वाला मेरे आसपास कोई नहीं। एक तरफ मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, और दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी मैंने मन से एक्सेप्ट की वो भी मेरे ऊपर थी। फिर 2014 में हमने वहां एक सामाजिक संगठन बनाया जिसका नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। उसके जरिए हमने हजारों की संख्या में पाठशाला खोल के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसका इतना असर था कि उस एक मूवमेंट ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया, क्योंकि एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बता गए कि वो हमारा वेपन है।
वो एक ऐसा हथियार है जो सारी वीडियो को तोड़ देता है। यहां बहुत सारे साथी हैं जो एजुकेशन की बदौलत यहां आए हैं और यहां के मान सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। अपने जीवन से वो एक बार एजुकेशन को माइनस करके देखें तो उनको एहसास होगा कि वो कहां है। उन पाठशालाओं के असर ने, जैसा मैंने कहा, बड़ी बड़ी सरकारों को हिला के रख दिया और उन पाठशाला वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अब लोग जितना ही ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, समाज में जागरूकता फैलेगी और लोग मिशन और मूवमेंट के प्रति योगदान देने के लिए तैयार होंगे। अगर उनकी समझ में बातें आती हैं तो इसके दो पहलू होंगे, एक तो इसका विरोध होगा और दूसरा इसके समर्थन में भी लोग आएंगे। विरोध इस वजह से होगा कि लोग ये सोचेंगे कि एक व्यक्ति जो जेल में था और आज वह अमेरिका में है, और समर्थन इस वजह से होगा कि जो व्यक्ति एकदम नीचे तबके से उठकर उसको सरकार ने जेल में डाल दिया, उस